ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं आपके साथ शीतल और मेरे साथ हैं राजेश। तो चलिए राजेश भाई, अपने श्रोताओं को बता दें कि आज हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम है और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण, मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी, नैनो टेक्नोलॉजी है ऐसा आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। तो चलिए श्रोताओं, आपका स्वागत है हमारे गन्ने की पाठशाला में और आज का हमारा विषय है गन्ने की बंधाई और जल निकास। और आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एस.के. पाठक। आप प्रसार अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर से। बिल्कुल। और साथ में डॉक्टर दिनेश कुमार जी हैं, प्रधान वैज्ञानिक शस्य विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली। जी बिल्कुल। जो भी हमारे श्रोताओं को गन्ने की बंधाई और जल निकास से संबंधित कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या, कोई भी वो सलाह लेना चाहते हैं तो हमारे विशेषज्ञ जो भी हमारे डॉक्टर हमारे साथ आमंत्रित है स्टूडियो में, वो उनसे अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और समस्या का समाधान पाने के लिए आपको एक काम करना होगा, आपको अपना फोन उठाना है और सीधा डायल कर देना है ये नंबर। और हमारे नंबर है 2342 10 82 23 42 1082। बिल्कुल। और दूसरा नंबर है 2342 10 83 यानी 2342 1083। जी बिल्कुल। दिल्ली से बाहर के हमारे श्रोता 011 लगाना ना भूलें। 011 दिल्ली का एसटीडी कोड है। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं शिवनंदन लाल। चलिए चलते हैं अपने विशेषज्ञों के पास। आईपीएल द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला कार्यक्रम में डॉक्टर दिनेश कुमार जी और डॉक्टर संजीव कुमार पाठक जी दोनों का स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और श्रोताओं आपको बता देते हैं कि हमारे साथ डॉक्टर दिनेश कुमार जी हैं जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं शस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में, और डॉक्टर जो संजीव कुमार पाठक जी हैं आप प्रसार अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर में। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में जब तक हमारे किसान भाइयों के फोन आते हैं तब तक हम आपसे जानकारी लेते हैं कि जो हमारे किसान भाइयों के खेत में इस समय गन्ना खड़ा हुआ है उसमें बहुत सी कृषि क्रियाएं हैं जो किसान भाई करते हैं और कुछ आगे भी करेंगे जी। लेकिन इस समय डॉक्टर पाठक जी आपसे जानना चाहूंगा कि कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जिनको हमारे किसान भाई इस समय कर सकते हैं। जी, बड़ा अच्छा सवाल आपका है। देखिए, गन्ने की फसल इस समय बढ़वार की अवस्था में है और गन्ने की बढ़वार का सबसे पीक पीरियड इस समय चल रहा है जो जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना होता है। इसको हम लोग गन्ने की ग्रैंड ग्रोथ फेज कहते हैं, जिसमें इन 3 महीनों में गन्ना अपना लगभग 75 से 80% जो अपनी बढ़वार है इन्हीं 3 महीनों में करता है। तो इस समय किसान भाइयों को सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि 15 से 20 दिन तक अगर बरसात नहीं होती है तो गन्ने की फसल की सिंचाई अवश्य करें, क्योंकि इस समय गन्ना प्रति सप्ताह 4.9 इंच की दर से बढ़वार करता है। तो आप सोच लीजिए कि अगर आपके गन्ने की बढ़वार अगर 2 हफ्ते 3 हफ्ते अगर रुक गई तो कितना बढ़वार पे प्रभाव पड़ेगा। दूसरी चीज कि इस समय कई बीमारियों का प्रकोप होता है, तो आप अपनी फसल का निरीक्षण करते रहें। यदि आपकी फसल किसी रोग से ग्रसित हो गई है या किसी कीट से ग्रसित हो गई है तो तुरंत उसका उपचार करें, क्योंकि इस बढ़वार अवस्था में जो ग्रैंड ग्रोथ अवस्था है या पीक पीरियड है इसमें किसी तरीके से गन्ने की बढ़वार चेक नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज और है, चूंकि बरसात का मौसम है, गन्ना की जो फसल है वो लंबाई में बढ़ने वाली होती है और लंबाई भी बढ़ने के कारण जब बरसात होती है, बरसात के साथ हवा चलती है तो उसमें गन्ने के गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है जी। तो इससे बचने के लिए किसान भाइयों को गन्ने की जो बधाई है इस समय बहुत आवश्यक है। गन्ने की 3 बधाई तो बहुत ही जरूरी है, जिसमें पहली और दूसरी बधाई का समय लगभग निकल चुका है। तीसरी जो कैंची बधाई है उसको किसान भाई जरूर करें। उसके लिए हम किसान भाई गन्ने की 1 लाइन के 2 कलम
और दूसरी लाइन के एक कलम को इस तरीके से कैंची नुमा बना करके बधाई करें और इस क्रम को पलटते हुए दूसरी लाइन के 2 कलम और पहली लाइन के 1 कलम इस तरीके से जब हम बधाई करते हैं तो हमारा गन्ना काफी हद तक गिरने से बच जाता है। और गन्ना गिरने के बहुत से नुकसान है, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस समय की गन्ना की जो तीसरी बंधाई है उसको करना जरूरी है और पहली और दूसरी बंधाई हमारे किसान भाइयों ने कर ली होगी जी। तो डॉक्टर साहब एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन भाई बोल रहे हैं? मैं बोल रहा जी सिकंदरावली से। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल यो है जी, गन्ने में कौन सा खाद डालें जो उपजा और गन्ने की पैदाइश हो जाए? अच्छा, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि गन्ने में जो खाद एवं उर्वरक देने की संस्तुतियां हैं, वैज्ञानिक संस्तुतियां हैं, वो मानसून के पहले ही हमें सारी खाद और उर्वरक हमें दे देना चाहिए। मानसून काल में उर्वरक देने से हमें बचना चाहिए। कारण उसका यह है कि गन्ने की ब्यात के बाद जब हम उर्वरक और दे देंगे, मानसून काल में उर्वरक दे देते हैं तो 2 चीजें होती हैं। पहला तो यह है कि बरसात में उर्वरकों का लीचिंग के द्वारा, रिसाव के द्वारा बहुत नीचे उर्वरक चले जाते हैं, पौधों को नहीं मिल पाते हैं। दूसरा यह है कि गन्ने की फसल में जो टिलरिंग की अवस्था के बाद बढ़वार वाली अवस्था होती है, अगर हम उर्वरक और देते हैं तो पुनः और टिलर्स निकलने लगते हैं और बहुत ज्यादा जब ब्यात हो जाता है, कल्ले निकलने लगते हैं तो उसमें गन्ने बनने की जो बाद में अवस्था होती है वो काफी कम होती है। इसीलिए जो हमारी वैज्ञानिक संस्तुतियां हैं कि मानसून के पहले ही हम अगर सारे उर्वरक और जो डोज है उनको दे देना चाहिए। वो तो दे दिया था जी पहले तो। इस समय कोई जरूरत नहीं है, अगर आपकी फसल अच्छी बढ़वार चल रही है तो उसमें फिर इस समय किसी उर्वरक की जरूरत नहीं है। आपने कौन सा गन्ना लगाया हुआ है? 38 ही है जी हमारे तो ज्यादा। अच्छा, और ठीक बढ़वार हो रही है ना जी? कीट से तो बच रहा है जी। अच्छा ठीक मैं है। एक चीज में जोड़ना चाहूंगा कि जो वैरायटी आपने बताया है, इस गन्ने की वैरायटी में अब गन्ने का लाल सड़न रोग आ गया है, रेड राट आ गया है, तो आप इस वैरायटी के जगह पे दूसरी वैरायटी आप लगाएं। गन्ने की जो नई गन्ने की किस्म है, कोसा 13-235 है, कोसा 17-231 है, कोलख 14-201 है, को 15-023 है। ये अर्ली वैरायटियां हैं, बहुत अच्छी चल रही हैं और जल्दी ही रिलीज हुई हैं, नई वैरायटियां हैं। थोड़ा सा आगे के लिए 18 हो रखा जी। 118 ठीक है, 118 बहुत अच्छा गन्ना है, लेकिन ये नई किस्में भी आप लगाइए और 0238 को अभी थोड़ा कम करिए आप, क्योंकि हो सकता है आप फसल का निरीक्षण करिए, हो सकता है बीमारी तो नहीं लगी हुई है, क्योंकि इसी समय गन्ने में रेड राट के लक्षण दिखाई पड़ते हैं लाल सड़न के, इस वजह से आपकी बढ़वार आपको कम लग रही हो। जी बिल्कुल, इस बार देखने में आया है कि लाल सड़न रोग काफी इस क्षेत्र में फैल रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है उससे, और किसान भाइयों को अगली बार सावधानी बरतनी चाहिए कि अब 238 को बंद करने का समय आ गया लगभग, क्योंकि हर बार इसमें अब बीमारी बढ़ने लगी है। आपका अब समय आ रहा है डॉक्टर साहब, उसका जो शरदकालीन गन्ने की बुआई है उसके बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं किसान भाई। 15 सितंबर के बाद इसकी बुआई शुरू हो जाएगी, तो उस तरफ भी ध्यान देना। साथ ही अंतर फसली खेती के बारे में भी किसान भाइयों को सोचना चाहिए, जो शरदकालीन करना है। जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि गन्ने में इस समय रोग भी आ जाते हैं। अभी जैसे कि चर्चा हो रही थी, हमारे किसान भाई ने बड़ा अच्छा इसमें चर्चा भी कर दिया 0238 का जी, क्योंकि इसी समय गन्ने में लाल सड़न रोग के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि इसके लक्षण कैसे आते हैं। जी, गन्ने में जो अगोला होता है, अगोले में ऊपर की तीसरी और चौथी पत्ती, इसको एक्टिव लीफ मानी जाती है, सक्रिय पत्ती मानी जाती है। तो उसमें तीसरी और चौथी पत्ती पहले पीली पड़ने लगती है और पीली पड़ करके फिर सूख जाती है और धीरे धीरे देखते देखते पूरा अगोला सूख जाता है। और जब आप गन्ने के तने को फाड़ करके आप देखते हैं तो गन्ने के तने के अंदर का जो गूदा होता है वो पूरा लाल दिखाई पड़ता है। और एक चीज यहाँ पे मैं किसान भाइयों को और स्पष्ट करना चाहूंगा कि कई बार जो बेधक कीट होते हैं वो गन्ने के तने के अंदर घुस जाते हैं और ऊपर 6 इंच 8 इंच या नीचे 6 या 8 इंच खा लेते हैं, तो उतना हिस्सा लाल दिखाई पड़ता है। तो उस लाल का मतलब रेड राट नहीं है। जब गन्ने का लाल सड़न रोग लगता है तो गन्ने के अंदर का गूदा लाल दिखाई पड़ेगा और उसमें सफेद सफेद धब्बे दिखाई पड़ेंगे और उसको अगर हम सूंघेंगे तो अल्कोहल जैसी महक आती है, बदबू आती है। तो इस तरीके से अगर किसान भाई देखें तो निश्चित रूप से उनको पता चल जाए ये रेड राट के लक्षण हैं, यानी लाल सड़न रोग के लक्षण हैं। अब बात यह है कि
एक लक्षण और दिखाई पड़ता है इसके आने से पहले, पत्तियों के सूखने से पहले गन्ने की पत्ती की जो ऊपर की जो पत्तियां होती हैं उसका जो मध्य सिरा होता है, बीच में जो सफेद वाला हिस्सा होता है, उसमें पहले लाल लाल धब्बे दिखाई पड़ते हैं रुद्राक्ष के माले की तरह, और वो लाल लाल धब्बे वहां से दिखाई पड़ते हैं जहां से पत्तियां तने से चिपकी रहती हैं। तो इस तरह के भी लक्षण दिखाई पड़ते हैं। और इस तरह के लक्षण अगर दिखाई पड़े तो जो क्लम्प हमारा सूख रहा है, सबसे पहले किसान भाइयों को यह करना चाहिए कि जो पूरा थान है, गन्ने का पूरा क्लम्प है, उसको जड़ सहित उखाड़ लें और उखाड़ने के बाद उसको नष्ट कर दें। और जहां से उन्होंने उखाड़ा है वहां पे 10 से 20 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डाल दें या थायोफिनेट मेथिल वहां पे उसकी ड्रेंचिंग करके उसको ढक दें, जिससे कि मृदा में उसका संक्रमण होने ना पावे। इस समय चूंकि बरसात का मौसम है तो पानी जब बरसता है तो एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जब पानी जाता है तो दूसरे खेत की भी फसल हमारी प्रभावित होने लगती है। जी डॉक्टर साहब, बात आपसे और भी करेंगे। एक किसान भाई का फोन आ गया, लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार जी, बलवान बोलू जी, गांव कैलरम, जिला कैथल। हाँ बलवान जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है जी, गन्ना की बनाई में के सावधानी रखनी चाहिए, वह नुकसान नहीं हुआ, ठीक तरह वैज्ञानिक तरीका से बंधाई हो जाए। चलिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। गन्ने की बधाई, देखिए अभी जो बात हमने क्या कि तीसरी कैंची बधाई, किसान भाई क्या करते हैं कि इस समय सीधे तीसरी कैंची बधाई कर देते हैं और जब नीचे से सपोर्ट नहीं मिलता तो हवा चलती है तो गन्ना गिर जाता है। वैज्ञानिक तकनीकी की अगर बात करें तो जब गन्ना लगभग 5 फीट का हो जाए, 4.5 फीट या 5 फीट की लंबाई उसकी हो जाती है, तो जुलाई, और ये अवस्था गन्ने में आ जाती है जुलाई के प्रथम सप्ताह में या जुलाई के मध्य में ये अवस्था आ जाती है। तो 5 फीट का गन्ना हो जाए तो नीचे से 2 से 2.5 फीट की ऊंचाई पर गन्ने के नीचे की सूखी पत्तियों से पहले हम एक लाइन के सारे थान को, अलग अलग जो थान है उनकी बधाई कर लेते हैं, पहली बधाई जब हम करते हैं तो। उसके बाद जब दूसरी बधाई करेंगे उसके 15 से 20 दिन बाद उसके 50 सेंटीमीटर ऊपर हम दूसरी बधाई करते हैं, उसी थान के एक थान जो हमने पहले बांध रखा उसी थान में ऊपर 50 सेंटीमीटर ऊपर बधाई करते हैं। और तीसरी बधाई इस समय हम कैंची की करते हैं। जैसे मान लीजिए एक लाइन में आपने सारे थान बांध रखे हैं तो एक लाइन के 2 थान और दूसरी लाइन के 1 थान, इस तरीके से मिला के कैंची की तरह आप बधाई करेंगे और इस क्रम को फिर बदलेंगे, दूसरे लाइन का 2 थान, पहले लाइन का 1 थान। तो इस तरीके से मिला करके अगर आप बधाई करते हैं तो निश्चित रूप से आप गन्ने को गिरने से बचा लेंगे। और आप जानते ही हैं कि गन्ना गिर जाने के बाद गन्ने की बढ़वार रुक जाती है, गन्ने की पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है, भोजन बनने की क्रिया रुक जाती है, गन्ने की आंखों में जमाव होने लगता है और जब गिर जाता है तो उसको सुअर या चूहे, ये जानवर काफी नुकसान पहुंचाते हैं, तो बीज योग्य भी नहीं रह जाता है और सप्लाई के लायक भी गन्ना नहीं रह जाता। ठीक है बलवान जी, आपके जी 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 पूछिए। पता नहीं को कीटा छोटी छोटी गुमड़ी सी हो गया, पत्ते पर पीड़ापन आ गया, गुमड़ी नमासी है। कीड़ा किस तरीके का है? कीट का नहीं, मेरा थोड़ा पानी सा निकला जी, मतलब गुमड़ी नमासी बन रही है। ये मिली, जैसे आम में मिली बग लगता है उस तरीके का तो नहीं है? नहीं जी, मिली बग्गा नहीं है, जिस तरह मतलब मकड़ी का थोड़ा पापड़ सा जाला गा इस तरह बन रहा। मिली बगने में मैं जानू कपास की फसल पाएगा। देखिए इस समय जो गन्ने में कीट दिखाई पड़ रहा है, एक तो मिली बग कीट दिखाई पड़ रहा है और दूसरा पायरिला कीट दिखाई पड़ रहा है। तो पायरिला भी को नहीं, पायरिला तो उड़ जाए जो मनुष्य ने देख के मतलब उड़ा है, तो पायरिला भी नहीं है। कोई सूंडी तो नहीं है आपके इसमें? तो नहीं जी, चुरड़ा उसका जी। चुरड़ा क्या होवे? हेलो जी, थ्रिप्स। अच्छा, थ्रिप्स। आप ऐसा करिए, थ्रिप्स है तो आप प्रोफेनोफास 40% और साइपर 4% इसकी 750 ml मात्रा लेकर के और 800 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर, मतलब 2.5 एकड़ की ये डोज है। 2.5 एकड़ में दानो जी, मैं 2.5 एकड़। हाँ, ये डाल करके और स्प्रे कर दीजिए, आपका पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक। तो डॉक्टर साहब एक बार दवा डालने में ही कंट्रोल हो जाएगा, दोबारा एक बार में कंट्रोल हो जाएगा? जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हमारे किसान भाई बधाई की बात कर रहे थे, आज हमारा जो विषय है उसमें जल निकास की भी बात है। आपने सिंचाई का जिक्र किया कि सिंचाई इस समय गन्ने की फसल को जरूरी है क्योंकि उसकी बढ़वार होती है, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं पे ज्यादा बरसात हो जाती है तो गन्ने में पानी भर जाता है, तो क्या वो उस फसल के लिए लाभदायक है, उसके निकास की आवश्यकता होती है? देखिए, गन्ने में हमेशा ये कहा जाता है कि लाइट इरिगेशन, एक हम लोगों की भाषा है कि लाइट इरिगेशन करना चाहिए, मतलब हल्की सिंचाई करना चाहिए। लेकिन सामान्य तौर पे क्या होता है कि हम नाइट इरिगेशन करते हैं, मतलब रात में हमारा ट्यूबवेल या पंपिंग सेट चल जाता है और फिर उसमें पानी
भर देते हैं। तो गन्ने को हल्के पानी की जरूरत होती है, तभी हम गन्ने की पैदावार अच्छी पा सकते हैं। इसलिए बरसात के मौसम में अगर बारिश नहीं होती है 20-25 दिन तो हमें सिंचाई करने की जरूरत है, और अगर ज्यादा पानी आ जाता है खेत में तो जल निकास की समुचित व्यवस्था हो, जिससे कि हमारी जड़ों में श्वसन की क्रिया हो और उसकी बढ़वार अच्छी हो। जी डॉक्टर दिनेश कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने देखा अभी कुछ समय पहले ये रामगंगा नदी जो बिजनौर की तरफ से आती है, मुरादाबाद होती है, आगे चली जाती है। जी, जी, जी। तो इसमें बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी। तो बाढ़ आने से क्या दोनों तरफ गन्ने के खेत लगे हुए हैं, उनमें भर गया बहुत ज्यादा। तो उसमें काफी नुकसान हुआ है गन्ने में, और खास करके जो गन्ना पिछाया बोया था किसान भाइयों ने, जिसमें पहले से ब्यात कम था, थोड़ा फसल भी छोटी थी, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, मट्टी घूम गई गन्ने के ऊपर। लेकिन जो समय से बोया गन्ना था उसमें कम नुकसान हुआ, और वो बर्दाश्त भी कर गया बड़ी आसानी से। लेकिन जो पिछाया गन्ना है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, और कई बार किसान भाई को मैंने देखा है कि वो फसल लगभग नष्ट सी हो गई है। तो ऐसी अगर स्थिति आ गई किसान भाइयों, तो कोशिश करें पानी निकाल लें, और उसका जो अगोला बाकी चीज है उसको अपने पशुओं को खिला लें। और अब समय आ रहा है सितंबर अक्टूबर का, आप दोबारा कोई भी दूसरी फसल या गन्ने की फसल उसमें लगा सकते हैं। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल किसान भाई हमारे सुन रहे हैं इस समय कार्यक्रम गन्ने की बंधाई और सिंचाई एवं जल निकास, और आज हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संजीव कुमार पाठक, जो कि प्रसार अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर में, और दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दिनेश कुमार, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं शस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। और आज का हमारा ये फोन इन कार्यक्रम है। अगर जो भी हमारे किसान भाई हैं गन्ने की खेती करते हैं, या अगर दूसरी भी खेती करते हैं और गन्ने से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं, या वो भी गन्ने की खेती करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे विशेषज्ञों से फोन करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और हमारे फोन नंबर हैं 23 42 10 82, और दूसरा फोन नंबर है 23 42 10 83। और जो हमारे किसान भाई मोबाइल से फोन करते हैं तो दिल्ली का STD कोड 011 अवश्य लगाएं। और डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हमने किसान भाइयों से रिक्वेस्ट की, तो एक किसान भाई का फोन आ गया है, उसको लेते हैं। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। मैं राम कुमार नाम का किसान बोल रहा जी, जिला बागपत से। जी राम कुमार जी, क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल ये है जी, हमें कुछ सामान्य की प्रजाति नहीं निकली शाहजहांपुर से गन्ने की। राम कुमार जी, सामान्य की प्रजाति अभी पिछले साल ही रिलीज हुई है। कोसा 16-233 और कोसा 15-233, ये दोनों वैरायटियां अभी पिछले साल ही रिलीज हुई हैं, और इनका बीज इस वर्ष से गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर द्वारा वितरित भी किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो गन्ने की और सामान्य किस्में हैं, जैसे कोसे 13-452 है, या फिर कोसा 09232 है, ये भी बहुत अच्छी हैं, और हमारे शाहजहांपुर संस्थान के साथ साथ मुजफ्फरनगर केंद्र पे भी उपस्थित हैं। आप वहां से लेकर के इनकी बुआई कर सकते हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि किसान भाइयों का जो रुख है वो अर्ली वैरायटी के साथ साथ अब सामान्य किस्मों पे भी जा रहा है, क्योंकि वैराइटल बैलेंस, जो प्रजातीय संतुलन है, उसको बनाए रखने के लिए हमें जरूरी है कि अर्ली के साथ साथ सामान्य किस्में की बुआई करें, ताकि लेट तक चीनी मिल चलते हैं तो उनको चीनी पड़ता एक समान पूरे सीजन में मिलता रहे। तो इन किस्मों को आप राम कुमार जी लगा सकते हैं। 238 ने जी बहुत कंगाली कर दी, यहाँ बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है इस वक्त इसकी उस पे। नहीं, 238 में जैसा कि पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि अब उसमें जो गन्ने का कैंसर रोग जिसको कहा जाता है, गन्ने का लाल सड़न रोग, वो आ चुका है। तो आप इसकी जगह पे और किस्में जो हम लोगों ने बताया अभी अर्ली में या सामान्य में, तो आप उसकी बुआई करें। एक चीज और ध्यान में रखना आपको कि अगर आपकी नोलक हो गई है, मान लो नोलक में रोग बहुत ज्यादा आ गया पहली फसल में, तो उसकी फिर पेड़ी मत करना। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बिल्कुल, बताया। पेड़ी मत करना, नहीं तो और फिर आपको गन्ना भी नहीं करना है। एक आध बार धान की फसल या कोई दूसरी फसल जो भी आपको अच्छी लगती है उसमें ले लें, फसल चक्र अपनाएं। क्योंकि जो ये लाल सड़न रोग है, इसका जो फंगस होता है जिसके द्वारा ये बीमारी होती है, बिना होस्ट के, मतलब अगर गन्ना नहीं है खेत में तो भी 6-7 महीने तक सक्रिय रहता है। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई कि आप कोई और फसल आप ले लें उस खेत में, तब फिर गन्ने की बुआई करें। डॉक्टर साहब, वैज्ञानिक इसीलिए सलाह देते हैं कि आप फसल चक्र अवश्य अपनाएं। तो राम कुमार जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक किसान भाई का और फोन लेते हैं। हेलो। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं ओम प्रकाश बोल रहा हूँ, जिला संभल से। जी ओम प्रकाश जी, क्या सवाल है आपका? सर जो है ना, बंधाई करने के लिए जो आपने कार्यक्रम आज बताया है जी,
तो उसमें जैसे मान लो पानी भरा हुआ है बरसात का, तो बंधाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप बंधाई कर सकते हैं, क्योंकि पानी में तो घुसना ही पड़ेगा हमें, और अगर उसमें बंधाई करना चाहते हैं तो कर देनी चाहिए, क्योंकि फिर क्या होगा, आपका खेत गीला हो गया और हवा अगर चल पड़ी तो वो गन्ने आपके गिर सकते हैं। तो अभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आप बंधाई नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। धान भी तो लगाते हैं, पानी में तो लगाते हैं। निकास अगर ज्यादा है तो आप जल निकास थोड़ा कर लीजिए, बिल्कुल सही है। सर एक दूसरा सवाल और है जी। अभी हमारे पास जो 5 बीघा 1 एकड़ मतलब पेड़ी थी तो वो गिर गई, अब उसमें कुछ उपचार करके उसका कुछ समाधान कर सकते हैं? देखिए, जो पेड़ी आपकी गिर चुकी है वो खड़ी तो होगी नहीं अपने आप। हाँ, जैसे बंधाई की आप खुद बात कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए जो मेढ़े आपके गिर गए उनको सीधा करके और जो खड़े हुए मेढ़े हैं उनके साथ मिला के उसको बांध दीजिए। ऐसा तो नहीं होगा कि खेत का हर गन्ना गिर गया होगा आपका, कहीं कहीं यहाँ वहाँ आपकी फसल गिरी होगी। ऐसा ही है या सारी पेड़ी गिर गई, लेट गई? नहीं, जैसे आप बता रहे हैं वैसे ही हुआ। तो जो खड़े हुए गन्ने हैं उनके साथ जो गिरे हुए गन्ने दोनों को मिला के बांध दीजिए आप। तो अभी भी उसमें जो है ना दोबारा जड़ें पकड़ लेंगी, और इसमें अभी गन्ना बड़ी अच्छी अवस्था पे, एक्टिव अवस्था पे है, बढ़वार हो रही है, तो इसकी जड़ें भी वापस मजबूती पकड़ जाएंगी मिट्टी की, और हो सके ये फिर आपका गन्ना सीधा हो जाए। जी बिल्कुल। वैसे भी गन्ना गिरने के बाद अगर 24 घंटे 48 घंटे के अंदर आप खड़ा कर देते हैं तो फिर गन्ने की जड़ें फिर पकड़ लेती हैं और फिर गन्ना सही हो जाता है, कोई नुकसान भी नहीं होता। ये तुरंत कीजिए इस कार्य को आप। ठीक है ओम प्रकाश जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं किसान बोल रहा हूँ जी, बलबीर, हरियाणा तहसील पानीपत जिले से। जी बलबीर जी, क्या सवाल है आपका? मेरा जी गन्ने में जी 20 किलो बोरा फोका बोइंग आ गई जी। देखिए, फोका बोइंग जो बीमारी आई हुई है, आप इससे घबराइए मत, और इसका नियंत्रण आप कर लीजिए और समय पे इसका नियंत्रण भी हो जाएगा। इसके लिए आप कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 0.2% मतलब 100 लीटर पानी में 200 ग्राम डाल करके आप इसका छिड़काव कर दीजिए। तो 15 दिन के अंतराल में 2 छिड़काव आप कर देंगे तो पोक्का बोइंग से पूरी तरीके से नियंत्रण आपका हो जाएगा। अगर कॉपर ऑक्सी क्लोराइड आपको नहीं मिल रहा है तो आप बावस्टीन ले सकते हैं। बावस्टीन 0.1% 100 लीटर पानी में 100 ग्राम डाल करके इस रेशियो से आप छिड़काव कर दीजिए तो पोक्का बोइंग को पूरी तरीके से आप नियंत्रित कर सकते हैं। कीट पतंगा की भी दवाई डाला सका जी? जी, कीट पतंगों के लिए नहीं, ये कीट के लिए नहीं है, ये बीमारी के लिए है। मिलमा स्प्रे कर सकेगा बाबू जी? दूसरी भी मिला दो इसमें दूसरी दवाई अगर आप कॉपर ऑक्सी क्लोराइड के साथ करते हैं तो दूसरी दवा आपको नहीं मिलाना है। एक बात और भी तो है, मैं कहना चाहूंगा आपसे कि आप पहले बुखार आया नहीं, दवाई पहले खाने लगे। जब कीड़ा हमारी फसल में आएगा तभी हम उसके बारे में सोचेंगे, और कीड़ा भी जब ज्यादा मात्रा में आता है तब दवाई डालनी पड़ती है। अगर इक्का दुक्का कीड़ा है तो उसके लिए आप चिंता ना करें, उसके लिए दवाई की जरूरत नहीं है। बाबू जी आ रही है फोका बोइंग के साथ वो कीट पतंगे भी आ रहे हैं। अरे कौन सा कीट पतंगा आ रहा? फटका सफेद फटका पायरिला ना, पायरिला को ना जी, वो दूसरा अड़हा बोला आप ग्रामीण भाषा में। पायरिला का जो शिशु होता है वो सफेद ही होता है, पीछे 2 पूंछ होती है उसकी। माइट बोला जी। अच्छा, माइट है। माइट के लिए आप फिर इमिडाक्लोपिड 150 से 200 ml 625 लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव कर सकते हैं तो उसका कंट्रोल हो जाएगा प्रति हेक्टेयर की दर से। बावस्टीन के साथ हो जाएगा जी? बावस्टीन के साथ हो जाएगा, कॉपर ऑक्सी क्लोराइड के साथ नहीं, बावस्टीन के साथ आप मिला के कर सकते हैं। ठीक है बलवीर जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, जिस तरीके से एक किसान भाई का फोन था कि उनके जैसे फसल गिर गई है, और जब गन्ने की फसल गिर जाती है तो उस पर सबसे ज्यादा प्रकोप होता है चूहों का, क्योंकि वो उसको नीचे मिल जाता है गन्ना और काटते हैं उसको। तो चूहों से किस तरीके से गन्ने की फसल को हमारे किसान भाई बचा सकते हैं? देखिए, गन्ना गिरने के बाद चूहे से ही नहीं बहुत सा नुकसान होता है। किसान भाई, बधाई का क्या महत्व है, क्योंकि किसान बुआई से लेकर के और उसकी बढ़वार तक पूरी देख रेख करता है, खाद हो, सिंचाई हो, सारी चीज करता है। उसके बाद जब गन्ने की फसल गिर जाती है तो उसमें कई तरह के नुकसान होते हैं। गिरने के बाद गन्ने की बढ़वार सीधे रुक जाती है, और गन्ने में जो संचित भोजन पदार्थ होता है उसी को पौधा यूज करता है। गन्ने की जो लंबवत बढ़वार होती है वो रुक जाती है। गन्ने की जो टेढ़ा हो जाता है गन्ना के गांठों पे जो आंखें होती हैं वो आंखें जमने लगती हैं, जिससे गन्ना बीज योग्य नहीं रह जाता है, और उससे चाहे चूहा हो या फिर जंगली सुअर हो, कई तरह के जानवरों का प्रकोप बढ़ जाता है। तीसरी चीज ये है कि
उपज में अगर हम बात करें तो लगभग 20 से 22%, ये वैरायटी टू वैरायटी डिपेंड करता है कि लगभग 36% तक इसमें पैदावार में कमी आ जाती है। चीनी पत्ते की अगर बात करें तो लगभग 2.5 से 3% चीनी पत्ते का नुकसान इसमें हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल गन्ना गिरने से उसमें काफी नुकसान होते हैं और इसके अलावा क्या क्या नुकसान होते हैं उन पर भी आपसे बातचीत करेंगे और आगे ये कार्यक्रम जारी रहेगा। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट। मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विशेष फोन इन कार्यक्रम में, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, आईपीएल की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, आईपीएल की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें आईपीएल की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। तो चलिए राजेश भाई, अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं गन्ने की पाठशाला में, और हमारा विषय है गन्ने की बधाई, सिंचाई और जल निकास। और हमारे साथ विशेषज्ञ हैं आमंत्रित डॉक्टर एस.के. पाठक, और दूसरे हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दिनेश कुमार। तो चलिए कार्यक्रम को देर नहीं करते हैं और चलते हैं संचालक डॉक्टर संजीव कुमार पाठक जी और डॉक्टर दिनेश कुमार जी, दोनों का कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। धन्यवाद। और जिन किसान भाइयों ने अपना रेडियो सेट देर से खोला है, उनकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि आज का हमारा विषय है गन्ने की बंधाई, सिंचाई एवं जल निकास। अगर इस विषय से संबंधित आपका कोई सवाल है और विशेषज्ञ से आप गन्ने से संबंधित कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 23 42 10 82 और 23 42 10 83। और जो किसान भाई मोबाइल से फोन करेंगे वो दिल्ली का STD कोड 011 अवश्य लगाएं। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे गन्ने में सिंचाई और उसके जल निकास की बात, और उसके साथ साथ बंधाई की भी। लेकिन हमारे बहुत से किसान भाइयों के फोन आए हैं तो वो कीट और बीमारियों की भी बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, एक बीमारी का किसान भाई ने जिक्र किया था कि पोका बोइंग, तो ये बीमारी है। इसके साथ साथ एक रेड रॉट, तो इसके लक्षण और कंट्रोल के बारे में थोड़ा सा आप बताइए हमारे किसान भाइयों को। बिल्कुल, क्योंकि अभी तो जो चर्चा हुई रेड रॉट पे, वो ये चर्चा हुई कि हमारी फसल खड़ी है और उसमें अगर ये लाल सड़ बीमारी आ गई तो क्या करना है। जी, जैसा कि पहले ही हमने बताया कि ये बीमारी, इसको गन्ने का कैंसर कहा जाता है, और जब ये बीमारी गन्ने में आ जाती है तो ऐसा कोई नियंत्रण नहीं है कि कोई केमिकल नहीं है कि जिसको आप स्प्रे कर दीजिए या डाल दीजिए तो ये बीमारी, इसका नियंत्रण हो जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है डॉक्टर साहब बात, क्योंकि मैं भी इधर उधर किसान भाइयों से मिला तो दुकानदार उनको पता नहीं क्या क्या दवाएं दे रहे हैं, अनाप शनाप दे रहे हैं, और खर्चा और क्या वाकई कोई ऐसी दवाई है आपके हिसाब से जो इसको
आज तक कोई रिसर्च में ऐसा नहीं मिला है कि गन्ने में बीमारी रेड राट की आ जाए और उसके बाद किसी फंजीसाइड का या किसी भी इंसेक्टिसाइड का किसी का स्प्रे, किसी केमिकल का स्प्रे कर दिए और नियंत्रण हो जाए। तो डॉक्टर साहब, नियंत्रण के लिए क्या करे किसान? बचाव रेड राट की बीमारी के लिए प्रबंधन बहुत है, क्योंकि कभी भी हम बात करते हैं तो लाल सड़न रोग के प्रबंधन की बात करते हैं। प्रबंधन में हमें क्या करना है कि बीज का चुनाव सबसे पहली बात आती है। वैरायटी की बात हो गई है, किसान भाइयों को इस वैरायटी को अब छोड़ करके दूसरी जो नई किस्में हैं उनको लगाने की जरूरत है। बीज का चुनाव सही करें। जी डॉक्टर साहब, थोड़ा सा माफी चाहूंगा, हमारे किसान भाई का फोन है, उसको लेते हैं। हेलो नमस्कार। नमस्कार जी। तेवतिया गाँव जी तेवतिया जी, कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपने जो कैंची की बधाई के बारे में बताया कि दूसरे खूर को कैंची की बधाई से बांधना उचित रहेगा, लेकिन अगर खेत में पानी भर रहा है तो उसकी जड़ बांधते समय और जो उसकी नीचे की पत्ती है वो गल रही है, तो उसके जल निकासी प्रबंधन में हमें क्या विशेष प्रयोग करें जिससे कि वो बधाई सही हो सके और दोबारा से। हाँ तेवतिया साहब, पहले तो ये देखना होगा कि पानी कितना भरा हुआ। ये जो गन्ने की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया होती है, एक होती है जो गूल बनाना। किसान भाइयों को पहले ही सलाह दी जाती है कि आप अप्रैल मई के महीने में जब आखिरी खुदाई करते हो तब उस समय आप जो है वो एक उसमें मिट्टी चढ़ाना, एक तरह से दोनों तरफ मिट्टी चढ़ा देते हैं। अगर मिट्टी चढ़ाई होगी तो गूल में अगर थोड़ा बहुत पानी भी खड़ा है तो उससे गन्ने को नुकसान नहीं होगा। अगर गूल में पानी है और गूल बनी हुई है तो निकालना भी उसमें बड़ा आसान होता है। अब ये देखना आपको कि पानी कितना है। अगर थोड़ा बहुत पानी है और गूल भी बनी है तो आपका गन्ने का जो जड़ है वो नहीं हिलेगी, ना उखड़ेगी। अब इसमें अगर कुछ आगे आपका प्रश्न हो तो आप बताइए। डॉक्टर साहब, जो ये की आप कर रहे थे जी, बाजार में पता नहीं क्या क्या चीज देख रहे हैं। हाँ, और इसके ऊपर जो वो सफेद चिपचिपा पदार्थ है, उतना गन्ने में फैलता चले जाएगा, उतना ही वो सूखता चले जाएगा। हाँ, इस समय मैं बताऊं आपको कि इस समय जो एक मिलीबग कीट का प्रकोप लग रहा है, बहुत चिपचिपा पदार्थ बन जाता है गन्ने के पत्तियों पे और उसके तने पे, तो मिलीबग का प्रकोप होता है। और जब ये कीट लग जाता है गन्ने में, अच्छा ये पैच में लगता है, जैसे 1 एकड़ का खेत है तो कहीं बीच में एक जगह लगेगा, फिर कोने पे लगेगा, तो पैचेज में लगता है। तो जब ये कीट का प्रकोप लग जाता है उसे, तब हमें लगता है कि कोने की फसल हमारी दब रही है, तो वो मिलीबग कीट का प्रकोप है। और मिलीबग कीट के प्रकोप के लिए आप इंसेक्टिसाइड, 2 इंसेक्टिसाइड हैं, दोनों में से किसी का आप प्रयोग कर सकते हैं। और इस तरीके से आप प्रयोग कर, चूंकि गन्ने की फसल बढ़ चुकी है, काफी बढ़वार हो गई है, तो सामान्य स्प्रेयर से नहीं किया जा सकता है। ट्रैक्टर माउंटेड इस पावर स्प्रेयर से ही इस समय छिड़काव किया जा सकता है। पहचान भी जरूरी है मिलीबग की। हाँ, क्योंकि रंग जो है इसका मेरे ख्याल से सलेटी रंग होता है, कुछ इस तरह का सलेटी रंग का गुलाबीपन लिए हुए होता है, गोल सा होता है। ये मिलीबग कीट जो है गोल होता है। और जो गन्ने की पत्ती है और पत्ती का वो हिस्सा जो गन्ने के तने से चिपका होता है, जिसको हम लोग पत्र कंचुक कहते हैं, इन दोनों के बीच में ही वहां रह करके और ये रस चूसता है, लीफ सीड्स का रस चूसता है और तने से भी रस चूसता है। तो अगर आप दवा जब डालें तो मेरा ये कहना है कि ऊपर इस तरीके से डालें कि दवा अंदर चली जाए, जिससे कि वो कीट मर जाए। तो डॉक्टर साहब, दवा का नाम आपने? हाँ, दवा प्रोफेनोफास 40% प्लस साइपर 4% की 750 ml मात्रा को लेकर के 800 लीटर पानी में घोल बना करके आप छिड़काव कर दें प्रति हेक्टेयर की दर से, तो ये कंट्रोल हो जाएगा। नहीं तो इमिडाक्लोपिड 150 से 200 ml 625 लीटर पानी में घोल बना करके आप प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करके इसको नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है तेवतिया जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरे किसान भाई को फोन लेते हैं। हेलो जी, हेलो। जिला मुझे फतेहगढ़ में पड़े, का नाम है धर्मपाल जी। धर्मपाल जी, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है जी, अब जैसा ये सबसे बन लिया जी, उसके ऊपर कुछ चोटी सुक्कर का रोग है ईख में। गन्ने में रोग है? हाँ जी, चोटी सुक्कर का रोग है। अच्छा, चोटी सूख रही है? हाँ जी। अच्छा, वैरायटी कौन है ये बताइए? ये 0238 है। हाँ जी। तो 0238 में जैसे चोटी सूखने की एक है चोटी बेधक कीट लगता है, जिससे गन्ने के ऊपर की जो चोटी है वो बीज की जो गोफ है वो सूखने लगती है। लेकिन उसके साथ एक लक्षण और दिखाई पड़ता है कि जब चोटी बेधक कीट लगता है तो गन्ने के ऊपर की जो कोमल पत्तियां होती हैं, जो खुली नहीं होती हैं, पहले उनको वो खाता है और उसके बाद जब वो पत्तियां खुल जाती हैं तो फिर उस पे गोल छर्रे जैसा निशान दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो पहले से खाया हुआ था। तो पत्तियां खुल जाती हैं तो पत्तियों पे गोल गोल छर्रे जैसे निशान दिखाई पड़ते हैं। नहीं है डॉक्टर साहब, ये दिखाई पड़ रहा है ना? तो ये चोटी बेधक कीट है
हालांकि चोटी बेधक कीट की जो तीसरी पीढ़ी होती है सबसे नुकसानदायक होती है और उसका समय निकल चुका है। अब ये अगली चौथी पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी से नुकसान बहुत ज्यादा नहीं है। तो इससे बचाव के लिए आप सबसे अच्छा कर सकते हैं, आप मुजफ्फरनगर के ही रहने वाले हैं और मुजफ्फरनगर में ही गन्ना शोध केंद्र है, वहां से आप ट्राइको कार्ड ले आकर के और अपने गन्ने की पत्ती पे गन्ने के खेत में लगा सकते हैं। 1 एकड़ के लिए एक ट्राइको कार्ड जिसमें 10,000 वयस्क होते हैं वो ले आकर के उसको 4-5 टुकड़े काट करके और गन्ने के खेत में 4-5 जगह खाली आप पत्ती में नत्थी कर दीजिए तो वो उसको नष्ट कर दे जाए। आपको किसी केमिकल को डालने की जरूरत नहीं है। ये ट्राइको कार्ड बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही सस्ता है। आप मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, मुजफ्फरनगर गन्ना शोध संस्थान में तैयार भी होता है, ला के लगा दीजिए और उसका नियंत्रण हो जाएगा। अब चोटी बेधक से नुकसान आपकी फसल को आगे नहीं होगा। ठीक जी, अच्छा जी, नमस्कार। ठीक है धर्मपाल जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब आप बता रहे थे रेड राट कंट्रोल की बात। रेड राट में सबसे पहली बात यह है कि इसका बचाव ही जितना हम कर सके, जिसका जितना प्रबंधन कर सके। एक तो बीज का चुनाव, बीज में ऐसी वैरायटी लें, नई वैरायटियां जो जिनमें रेड राट रोग नहीं लगता है, तो वैरायटी की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। दूसरी चीज ये है कि बीज का उपचार और मृदा का उपचार, ये 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। जब भी आप गन्ने की बुआई करें उसको बीज का उपचार बावास्टीन से या थायोफिनेट मेथिल के 0.1% घोल में जरूर कर लें, 2 आंख के टुकड़े या 1 आंख के टुकड़े। और मृदा का उपचार आप बेहतर होगा कि आप ट्राइकोडर्मा से करें, क्योंकि ट्राइकोडर्मा जो होता है ये 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 1.5 से 2 कुंटल गोबर की सड़ी खाद में मिला करके, जैसे शरदकालीन गन्ने की बुआई का समय आ रहा है, अंतिम जुताई के समय आप खेत में डाल करके और पाटा चला दें। उसके बाद आप कूड़ खोल करके नालियों में गन्ने की बुआई करें। तो ये क्या करता है कि रेड राट का जो फंगस होता है उसके प्राथमिक संक्रमण को रोकने में काफी हद तक कारगर होता है ये हमारा ट्राइकोडर्मा। तो बीज उपचार और मृदा उपचार। तीसरी चीज ये है कि जो पहले भी चर्चा हो चुकी है कि फसल चक्र अपनाना। रेड राट अगर किसी खेत में लगा हुआ है तो उसमें 1 साल तक गन्ने की बुआई ना करें, दूसरी किसी फसल की बुआई करें, उसके बाद आप गन्ने की बुआई कर सकते हैं। कहने का मतलब फसल चक्र अपनाएं। फसल चक्र अपनाएं। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही आपने कहा कि अगर आपके खेत में कोई बीमारी आ गई है तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि जिस तरीके से आप सलाह देते हैं कि गन्ने की एक ही किस्म लगातार न लगाएं, दूसरे एक खेत में लगातार गन्ने की फसल न लें और उसमें दूसरी फसलों का भी प्रयोग करें, चाहे उसमें दलहनी है, तिलहनी है या उसमें धान भी लगा सकते हैं। एक चीज और है इसमें जी कि जैसे किसान भाई गन्ने की बुआई करते हैं, आगे भी करेंगे, तो उसमें भी बीज को छांटना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, कई बार लाल सड़न रोग वाला गन्ना, किसान भाई आम भाषा में काणा गन्ना उसको कहते हैं, उस तरह के गन्ने को वो निकाल दें, बिल्कुल निकाल दें, बीज का उपचार करें। और डॉक्टर साहब आजकल तो भाप से भी सुना है बीज का उपचार कुछ होता है। वो MHAT प्लांट में भी जो तमाम चीनी मिले हैं वो हॉट वाटर ट्रीटमेंट यूज कर रही हैं। मॉइस्ट MHAT प्लांट में भी ट्रीटमेंट, उसमें 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 घंटे तक अगर हम बीज के टुकड़े को उपचारित कर दें तो इस बीमारी को हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि हमें जो है किसान भाइयों को फैक्ट्री में जाके पता करना चाहिए कि क्या हॉट वाटर ट्रीटमेंट गर्म पानी से उसका उपचार हो सकता है, तो वो भी करा सकते हैं। फिर आपको बीज उपचार करने की जरूरत नहीं रहेगी, दवाई डालने की जरूरत नहीं रहेगी। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा जी, एक सेट ट्रीटमेंट डिवाइस आ गई है जी। किसान भाइयों को ऐसी स्थिति में ये करना चाहिए कि बीज का खेत अपना अलग हो, तो सेट ट्रीटमेंट डिवाइस ये कोयम्बटूर संस्थान द्वारा अभी डेवलप की गई है। इसमें 2-2 आंख के टुकड़े काट करके और 5 मिनट में लगभग 50 किलो बीज तक उपचारित कर सकते हैं। छोटा सा वो अपने घर पे भी ला करके उसको कर सकते हैं, या 2-4 किसान मिल के क्लब करके खरीद करके उसे उपचारित करके गन्ने की बुआई करें, तो काफी हद तक इस बीमारी से हम बचा सकते हैं। डॉक्टर दिनेश कुमार जी, आपने शुरू में जिक्र किया था कि अब हमारे किसान भाई अगले महीने शरदकालीन गन्ने की भी तैयारी शुरू कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जो हमारे किसान भाई मान लीजिए शरदकालीन गन्ने की बिजाई करना चाहते हैं तो वो क्या तैयारी करें इस समय? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो जरूरी है अच्छा बीज, अच्छी किस्म का चुनाव, और फिर आप जब बुआई करते हैं तो सही समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार किसान भाई नवंबर में जाके गन्ना लगाते हैं अगर ये, तो उस समय का नहीं चलेगा। इसका आदर्श समय आपका 15 सितंबर से शुरू होता है और मेरे ख्याल से 20-25 अक्टूबर तक बुआई कर लेनी चाहिए। और बुआई की ट्रेंच विधि है और दूसरी नई नई विधि आ रही हैं तमाम तरह की, उनको भी आप अपना सकते हैं। खेत की तैयारी अच्छे से करें और गोबर की खाद या देसी खाद हमारी अगर हो तो उसमें उसका प्रयोग बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ मिट्टी की अभी से आप अपनी जांच भी करा सकते हैं, खड़ी फसल में भी नमूना लिया जा सकता है
और जांच के आधार पर जो आपकी मिट्टी में पोषक तत्वों की जरूरत होगी उसका आप प्रयोग करें। और बीज की फसल आप आगे से कोशिश करें कि अलग ही लगाएं। आप नोलक फसल का बीज लें, जो पहली फसल होती है उसका बीज लेना जरूरी होता है। अगर आप पेड़ी का या सेडी का दूसरी या तीसरी फसल का बीज लेंगे तो वो अच्छा बीज नहीं होगा। जी, बड़ी अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि मेन चीज होता है कि गन्ने का जमाव या किसी भी फसल का जमाव, अगर हमने जमाव बेहतर कर लिया तो हमारा आधा काम अपने आप हो जाता है। और गन्ने में एक चीज ये है कि हम पौधे के साथ साथ पेड़ी फसल भी लेते हैं, तो अगर हमारा जमाव बेहतर हो जाता है तो उसके साथ साथ हमारी पौधे की फसल तो अच्छी होती है, साथ साथ पेड़ी की भी फसल हमारी और अच्छी हो जाती है। तो जमाव बेहतर हो इसलिए बीज उपचार, मृदा उपचार, ये 2 चीजें, और सॉइल मृदा में नमी, ये 3 चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो जमाव बहुत बेहतर पा सकते हैं। और जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया ट्रेंच विधि से हम गन्ने की बुआई करके, जहां सामान्य विधि में हम केवल 40-45% जमाव प्राप्त करते हैं, इसमें 60 से 70%, 75% तक जमाव प्राप्त करके हम अच्छी उपज ले सकते हैं। और शरद काल गन्ने की किसान भाई जब भी बुआई करें तो उसमें गन्ने की 2 लाइनों के बीच में ट्रेंच विधि से अगर गन्ने की बुआई करते हैं तो 120 सेंटीमीटर बुआई करते हैं, तो आप 120 सेंटीमीटर के बीच में 2 लाइन आलू की ले सकते हैं, 4 लाइन लहसुन की ले सकते हैं, मटर की ले सकते हैं, हरी मटर जो है उसकी आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो फसलें आपके क्षेत्र के हिसाब से सुइटेबल हो, लेकिन ध्यान ये रहे कि आपकी जो फसल है अंतर फसल वो फरवरी के लास्ट तक या मार्च के प्रथम सप्ताह तक कट जाए, कम ड्यूरेशन की हो, तो आप एक अतिरिक्त फसल का लाभ ले सकते हैं अंतर फसल के द्वारा। तो उसमें यह है कि आपके जो उर्वरक हैं उनका भी सही प्रयोग हो जाएगा, और जो आप सिंचाई करते हैं उनका भी उसमें भी आपको उत्पादन तो अतिरिक्त मिल रहा है, लेकिन आपको लागत अतिरिक्त नहीं लगानी पड़ रही है। जी बिल्कुल, खरपतवार वगैरह खाली स्थान में खरपतवार नहीं, जी खरपतवार भी नियंत्रित रहते हैं, और आप दलहनी, तिलहनी या सब्जी की फसल आलू जैसे बिल्कुल ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप चलते चलते किसान भाई अपनी गन्ने की फसल से अच्छा उत्पादन ले, 2 शब्द में क्या कहना चाहेंगे? बीज का चुनाव, मृदा का चुनाव और मृदा में नमी, ये 3 चीज करके अपनी जमाव बढ़ा करके किसान भाई अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इस पे विशेष ध्यान दें कि बुआई की प्रक्रिया में किसान भाई कदापि उसमें कोताही ना बरतें। बुआई की प्रक्रिया को विधिवत करके आप जमाव बेहतर करके पैदावार बेहतर ले सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजीव कुमार पाठक जी और डॉक्टर दिनेश कुमार जी, आप दोनों आए, किसान भाइयों के सवालों के जवाब दिए, और जो किसान भाई सुन रहे थे उनके लिए बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये हमारा गन्ने की पाठशाला विशेष फोन इन प्रायोजित कार्यक्रम था और इसके प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण, मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी, नैनो टेक्नोलॉजी है आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की 1 बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। तो आज का ये कार्यक्रम यहीं तक। कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम।